चैनल पर प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा हेतु है। हम सटीकता का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी जानकारी की पूर्णता या सत्यता की गारंटी नहीं देते। यहाँ व्यक्त विचार वक्ता के निजी हैं और किसी संस्था की आधिकारिक राय नहीं दर्शाते। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले स्वयं जांच करें। चैनल किसी भी नुकसान या भ्रम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में हुई एक हालिया घटना की। मीरा रोड में एक दुकानदार हैं बाबूलाल चौधरी। उनके साथ मारपीट हुई क्योंकि वो या उनके यहाँ काम करने वाले मराठी नहीं बोल रहे थे। हाँ, और ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। भारत में भाषा को लेकर जो तनाव है, ये उसी की एक कह सकते हैं एक कड़ी है। बिल्कुल। और इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे पास कई सारे स्रोत हैं। खुद जो पीड़ित हैं बाबूलाल जी, उनका अपना बयान है। फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और साथ में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है इस पूरे मसले पर। हाँ, उनका विश्लेषण जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ भाषा का झगड़ा नहीं है। इसमें पहचान की राजनीति है, असुरक्षा की भावनाएं हैं, नौकरियां, संसाधन, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस जटिल मुद्दे को थोड़ा खोल के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो घटना ही देख लेते हैं। बाबूलाल चौधरी ने क्या बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनकी दुकान पर आए, उनके कैशियर से मराठी में बात करने को कहा। अब वो कैशियर शायद हिंदी भाषी थे, तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया। तो बस इसी बात पर? हाँ, इसी पर वो लोग धमकाने लगे। फिर बाबूलाल जी ने बीच बचाव किया। उन्होंने कहा, भाई महाराष्ट्र में तो सब भाषाएं चलती हैं, यहाँ सब तरह के लोग रहते हैं। जो कि सही बात है। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने उनकी नहीं सुनी और मारपीट शुरू कर दी। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि उनका दांत भी टूट गया। ओह, ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है ही। और डॉक्टर दिव्यकीर्ति इसी तरह की घटनाओं को एक सिद्धांत से जोड़ते हैं, रिलेटिव डेप्रिवेशन या सापेक्षिक वंचना। अच्छा, वो क्या है? उनका मानना है कि जो लोग ऐसी हिंसा करते हैं ना, वो अक्सर आम लोग होते हैं, शायद कम पढ़े लिखे हों या फिर थोड़े भोले भाले, जिन्हें कुछ राजनीतिक या सामाजिक समूह ये एहसास दिलाते हैं कि देखो, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इनकी वजह से तुम्हारे हक मारे जा रहे हैं, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे संसाधन, तुम्हारी पहचान, सब खतरे में है। अच्छा, मतलब उनको भड़काया जाता है। हाँ, बिल्कुल। दिव्यकीर्ति जी कहते हैं कि असली गुनाहगार वो लोग नहीं है जो गुस्से में हाथ उठा देते हैं, बल्कि वो हैं जो पीछे रहकर ये असुरक्षा की भावना भड़काते हैं। और इसमें फिर वो राजनीतिक एंगल भी आ जाता है जिसका आपने जिक्र किया। महाराष्ट्र में एमएनएस है, शिवसेना यूबीटी है, ये दल मराठी मानुष की बात करते रहे हैं। हाँ, करते रहे हैं। और इस घटना के बाद भी बयानबाजी हुई। एक तरफ सरकार के मंत्री हैं नीतेश राणे, उन्होंने एमएनएस को चुनौती दे दी। दूसरी तरफ कुछ और मंत्री कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी होगी। हाँ, ये बयानबाजी तो चलती रहती है और ये कहीं ना कहीं उसी डर को, उसी असुरक्षा को और हवा देती है जिसकी बात दिव्यकीर्ति जी करते हैं। लेकिन संविधान क्या कहता है इस बारे में? क्या कोई राज्य किसी को भाषा बोलने के लिए मजबूर कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर दिव्यकीर्ति भी यही स्पष्ट करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें देश में कहीं भी रहने, बसने और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। कोई आप पर भाषा थोप नहीं सकता। लेकिन वो एक व्यवहारिक बात भी कहते हैं कि अगर आप किसी राज्य में लंबे समय से रह रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, तो ये एक तरह का आपसी सम्मान है कि आप वहां की स्थानीय भाषा के कुछ बुनियादी वाक्य सीख लें। हाँ, संवाद के लिए अच्छा है। बिल्कुल, संवाद बेहतर होता है, जुड़ाव महसूस होता है। उन्होंने अपना स्विट्जरलैंड और फ्रांस का अनुभव भी बताया कि कैसे थोड़ी सी स्थानीय भाषा जानने से मदद मिलती है। लेकिन ये पर्यटकों पर या कम समय के लिए जाने वालों पर लागू नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बोझ नहीं बनना चाहिए, ये सहज रूप से होना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक कहीं का हिस्सा बन रहे हैं तो एक और बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों में, राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति से साफ करते हैं कि भारत की कोई घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नहीं, हिंदी देवनागरी लिपि में अनुच्छेद 343 के तहत संघ की यानी केंद्र सरकार की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और अंग्रेजी भी सह राजभाषा के तौर पर जारी है। और अनुच्छेद 351 क्या कहता है? वो हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो हिंदी का प्रसार करे, उसे विकसित करें, ताकि वो भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे दूसरों पर थोपा जाए। यहीं से फिर वो त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मुद्दा भी जुड़ जाता है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 में भी दोहराया गया है। बिल्कुल, इसका मूल उद्देश्य बहुत अच्छा था कि बच्चे अपनी मातृभाषा सीखें। हाँ, हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चे
हिंदी के अलावा कोई और आधुनिक भारतीय भाषा सीखें, खासकर दक्षिण की, और अहिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखें। तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई और विदेशी भाषा हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, जैसा दिव्य कीर्ति जी आलोचना करते हैं, कि उत्तर भारत के राज्यों ने अक्सर तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को चुन लिया। अच्छा। तो वो जो राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य था कि उत्तर वाले दक्षिण की भाषा सीखें और दक्षिण वाले हिंदी, वो काफी हद तक पूरा नहीं हो पाया। अगर उत्तर के बच्चे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सीखते तो शायद आज ये भाषाई दूरियां कुछ कम होती। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है, और उनका ये भी कहना है कि ज्यादा भाषाएं सीखना कोई बोझ नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि फायदेमंद है। वो बताते हैं कि इससे बच्चों का संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होता है, दिमाग तेज होता है। और ये भी कि इससे डिमेंशिया जैसी बीमारियां देर से आती हैं। हाँ, ये रिसर्च भी है कि मल्टीलिंगुअल होने से, यानी कई भाषाएं जानने से, बुढ़ापे में दिमाग ज्यादा स्वस्थ रहता है। एक और बात जो डॉक्टर दिव्य कीर्ति कहते हैं वो ये कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस तरह की भाषाई आक्रामकता कम क्यों दिखती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी को लेकर है या दक्षिण में अपनी भाषाओं को लेकर है। हाँ, उनका विश्लेषण है कि इसके कई कारण हैं। एक तो हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनका राजनीतिक प्रभाव भी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं कि हिंदी खुद एक भाषा ना होकर कई बोलियों का समूह है। भोजपुरी, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, खड़ी बोली वगैरह। इस वजह से एक ठोस हिंदी जातीयता या हिंदी एथनिसिटी उस तरह नहीं बन पाई जैसी एक मजबूत मराठी या तमिल पहचान है। इसलिए वो आक्रामकता कम है। तो मतलब ये पूरा मसला सिर्फ भाषा का नहीं है, इसके पीछे पहचान है, मौके हैं, असुरक्षा का भाव है और राजनीति भी है। बिल्कुल, ये सब मिला जुला है, और समाधान शायद वही है जो डॉक्टर दिव्य कीर्ति सुझाते हैं, आपसी सम्मान, और अगर कहीं रह रहे हैं तो थोड़ी सी स्थानीय भाषा सीखने की कोशिश बिना किसी दबाव के। और आखिर में उन्होंने एक भविष्य की तस्वीर भी खींची है टेक्नोलॉजी को लेकर। हाँ, वो कहते हैं कि हो सकता है भविष्य में एआई या रियल टाइम ट्रांसलेशन वाले डिवाइस आ जाएं, या शायद न्यूरोलिंक जैसी कोई तकनीक जो भाषा की बाधा को ही खत्म कर दे। वाह, तब तो कोई भाषाई झगड़ा ही नहीं रहेगा शायद। लेकिन वो एक सवाल भी छोड़ जाते हैं कि क्या तब हम इंसान लड़ने के लिए कोई और बहाना नहीं ढूंढ लेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। क्या तकनीक हमारी जो मूल प्रवृत्ति है झगड़ने की, उसे बदल पाएगी? यही सवाल है, और इसी विचार के साथ शायद हम आज की चर्चा को यहीं विराम दे सकते हैं। बिल्कुल, ये भाषाई विवाद काफी जटिल है और इस पर सोचते रहने की जरूरत है।